तो लास्ट टाइम हम लोगों ने की बात की थी कि नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। वेक्टर डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इंट्रोडक्शन आपको डायरेक्ट ही लिख कर देते हैं और थोड़ा सा बुक प्रीव्यू में देख लीजिए। तो वेक्टर तो आप जानते ही हैं क्या होता है। बेसिकली वेक्टर में आपको कुछ बताना नहीं है। वेक्टर क्या होता है? तो खैर हम डेफिनेशन पर नहीं जाएंगे, आपसे बहुत डिटेल में डेफिनेशन नहीं पूछ रहे हैं। सपोज कर लीजिए आर कोई वेक्टर है और यूजुअली हम उसको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आर डायरेक्शन वेक्टर है तो उसको हम एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, पोजीशन वेक्टर को भी इसी तरह से लिखते हैं। आई जे क्या है? आई जे और के, ये यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर हैं। आप इसको सबको जानते हैं, इसलिए हम उसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि वेक्टर तो काफ़ी पढ़ रखा है। हमारा यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस मेन फोकस रहेगा। मान लीजिए ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है। तो आई डायरेक्शन में यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर, सॉरी एक्स डायरेक्शन में यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर आई, वाई डायरेक्शन में यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर जे और जेड डायरेक्शनल में यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर के ट्रेडिशनल नोटेशन है ये ओरिजिन, ये ट्रेडिशनल नोटेशन है। तो यहाँ पर ये यूजुअली वेक्टर है। वेक्टर डिफरेंशिएशन करने का मतलब है कि एक वेक्टर फंक्शन के फॉर्म में है तभी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगर वेक्टर फंक्शन के फॉर्म में है तो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ये डिफरेंशिएबिलिटी की उस कैसे करेगी। मान लीजिए u कोई वेक्टर है, u कोई वेक्टर है और उसको हम लिखते हैं u1 x y i प्लस u2 x y j। अब सिंपली u डिफरेंशिएबल होने का मतलब है कि u1 और u2 डिफरेंशिएबल हो। अगर ये u1 डिफरेंशिएबल है और u2 डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब u डिफरेंशिएबल होगा। i और j का डिफरेंशिएबिलिटी से लेना देना यहाँ पर नहीं है। तो ये दो वेरिएबल में लिख दिया। इसी तरह से तीन वेरिएबल में आपका हो सकता है, मान लीजिए u है और आपने उसको लिख दिया u1 x y z i प्लस u2 x y z j प्लस u3 x y z k। तो जो भी डिफरेंशिएबिलिटी है वो u1 u2 u3 की होगी। अगर u1 पार्शियल डिफरेंशिएबल है x से, u2 डिफरेंशिएबल है, u3 डिफरेंशिएबल है, ये तीनों अगर x से पार्शियल डिफरेंशिएबल है तो u भी होगा। अगर ये तीनों y से पार्शियल डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो u भी होगा। अगर ये तीनों z से डिफरेंशिएबल है तो u भी होगा। ठीक है, अगर ये टोटल डिफरेंशिएबल है u1 u2 u3, अगर ये टोटल डिफरेंशिएबल है तो u ही होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल जैसे सबसे ऊपर लिखा था ये वाला, ये मान लीजिए ये लिखा हुआ है x इज फंक्शन ऑफ t एंड y इज फंक्शन ऑफ t। x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। तो अगर du1 बाई dt एंड du2 बाई dt ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट इफ ये दोनों अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब u1 और u2 टोटल डिफरेंशिएबल है। तो जब ये टोटल डिफरेंशिएबल है तो दिस इंप्लाइज du बाई dt एग्जिस्ट, मीन्स u भी डिफरेंशिएबल है। तो वेक्टर की डिफरेंशिएशन कहीं अलग से निकलकर नहीं आती है, कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है। जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो अगर डिफरेंशिएबल हैं तो वेक्टर डिफरेंशिएबल होगा। और अगर वेक्टर कांस्टेंट है तो आपका कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे आप पहले कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो जीरो हो जाता है, तो एग्जैक्टली यहाँ भी वैसे ही होगा। मान लीजिए आपका ये है u इज इक्वल टू k1 i प्लस k2
j let plus k3 k where k1 k2 and k3 are constant। मान लीजिए k1 k2 और k3 कांस्टेंट है, तो आप किसी भी वेरिएबल से डिफरेंशिएट करेंगे, k1 का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा, k2 का हमेशा 0 होगा, k3 का हमेशा 0 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इनके डेरिवेटिव 0 होंगे। तो इसलिए u भी कांस्टेंट वेक्टर हो गया, तो u का डेरिवेटिव भी 0, तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं की जाएगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पर वेक्टर की जो डिफरेंशिएबिलिटी है, ऐसे ही आगे हम इंटीग्रेबिलिटी भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, फिर सेकंड चैप्टर में इंटीग्रेबिलिटी पढ़ेंगे। तो अगर इसके कंपोनेंट्स डिफरेंशिएबल है वेक्टर के, तो वेक्टर भी डिफरेंशिएबल होगा। अगर कंपोनेंट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वेक्टर हो गया, अगर कंपोनेंट वेरिएबल है तो वेरिएबल वेक्टर हो गया, या वेक्टर फंक्शन बोल देंगे। तो ये यूजुअल डेफिनेशन है जो आप पहले से जानते हैं, उसमें कुछ अलग से नहीं है। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? सर u1 u2 एग्जिट करा तो u3 का एग्जिट करना जरूरी है कि नहीं? ये तो बोल ही चुके हैं बेटा, अगर u1 और u2 डिफरेंशिएबल हैं तो u यहाँ देखिए u1 डिफरेंशिएबल है और u2 डिफरेंशिएबल है, तो u डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, क्योंकि u को अलग से तो डिफरेंशिएट करेंगे नहीं। देखिए रेड कलर में लिखते हैं, यहाँ से इसके लिए लिखते हैं जो आपने पूछा है। हम समझा चुके हैं लेकिन दोबारा समझा रहे हैं, कई बार नेटवर्क डिस्कनेक्ट होता है तो आप जान नहीं पाते हैं कि हमने क्या पढ़ाया। तो ये क्या होगा बेसिकली du1 बाई dt i प्लस du2 बाई dt j, ठीक है ना। तो अगर du1 और du1 बाई dt और du2 बाई dt किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मीन्स du बाई dt एग्जिस्ट कर गया, क्योंकि i और j से तो कोई डिफरेंशिएशन से लेना देना है नहीं। तो सारी जो क्वालिटीज हैं ये कंपोनेंट फंक्शन की ही कंपोजिट होकर आगे आएंगी वेक्टर पे। अगर कंपोनेंट फंक्शंस डिफरेंशिएबल हैं तो सिंपली कंपोनेंट ही बोल लीजिए, अगर कंपोनेंट डिफरेंशिएबल है तो वेक्टर डिफरेंशिएबल हो गया, अगर कंपोनेंट इंटीग्रेबल है तो वेक्टर इंटीग्रेबल हो गया। अब इसमें कुछ चीजें आपको बता दे रहे हैं कि वेक्टर डिफरेंशिएबल में यूजुअली आप जो जैसा जानते हैं सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन कई बार आप क्या करते हैं कि जब वेक्टर को प्रोडक्ट करते हैं तो दो तरह से प्रोडक्ट होता है, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर का बहुत वैल्यू होता है, तो हम लोग डिफरेंशिएट करते समय भी कोशिश करते हैं कि चाहे उसका ऑर्डर का वैल्यू रहे, जैसे डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन फिर भी हम अपनी एक हेल्दी प्रैक्टिस डालेंगे कि यूजुअली आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसे करते हैं। हम वेक्टर की बात नहीं कर रहे, इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। आप एक्स वाई बाई डी टी अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कोई ऐसे लिखता है dx बाई डी टी वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी टी, और कोई ऐसे लिखता है x dy बाई डी टी प्लस वाई डी एक्स बाई डी टी। इस दोनों तरह से आप लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यस सर। मोस्ट कॉमनली आप लोग इस तरह से लिखते हैं जो हम इनसर्किल कर रहे हैं, जब दिखे तो बताइएगा। यस सर। मोस्ट कॉमनली आप क्या करते हैं कि जिस कंपोनेंट को मेंटेन रखना है उसको पहले लिख लेते हैं और जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको बाद में लिख देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट में तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आपने ये ऑर्डर चेंज कर दिया तो पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए हम एक हेल्दी प्रैक्टिस क्या डेवलप करेंगे कि हम इसको हमेशा इसी तरह से लिखेंगे, जैसे ऊपर वाला जो हमने लिखा है उसमें हमने ऑर्डर चेंज नहीं किया है। देखिए एक्स वाई इधर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, तो हमने इसको एक्स वाई ही रखा है। इस प्रैक्टिस को डालेंगे ये, तो ये हमारी एक राइटिंग प्रैक्टिस होगी वेक्टर में डिफरेंशिएशन की, ठीक है। ओके सर। यस सर। तो अब दो चार चीजें इसमें हम सिंपल फार्मूला आपको बता दे रहे हैं।
नंबर 1 डी बाई डी टी ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी। जो वेक्टर डिफरेंशिएशन है ये सम ऑफ वेक्टर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दो वेक्टर के सम को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप एज इट इज दोनों वेक्टर को अलग अलग डिफरेंशिएट करके सम कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा आपका ये है कि अगर d बाई डी टी आप ये कर रहे हैं ए फाई या के लिख दे रहे हैं के टाइम्स ए, के पर वेक्टर नहीं लगाया है इसका मतलब कि वो वेक्टर नहीं है, तो ये हो जाएगा के डी ए बाई डी टी। और नंबर 3 अगर आप इसको ऐसे करना चाह रहे हैं कि डी बाई डी टी ए डॉट बी। अच्छा एक चीज और भी बता दें, ये जो ए प्लस बी लिखा है वो ए माइनस बी के लिए एज इट इज होल्ड करेगा, तो हम वहीं पे माइनस लगा दें तो काम चल जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। प्लस माइनस ठीक है। अब ए डॉट बी मतलब ये दोनों वेक्टर हैं, तो दोनों वेक्टर में आपका जो प्रोडक्ट का रूल होता है आप वही प्रोडक्ट का रूल डिफरेंशिएशन में लगाएंगे। ये कैपिटल ब्रैकेट हम लगा रहे हैं, इसको कुछ स्पेशल तो नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हम इसको स्मॉल ही कर देते हैं। कई बार कैपिटल ब्रैकेट का एक्चुअली वेक्टर कैलकुलस में कैपिटल ब्रैकेट का एक स्पेशल मीनिंग भी होता है, इसलिए हम उसको हटा ही देते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में उसका एक मीनिंग होता है। तो ए बी, तो ये आप इसको ऐसे लिखेंगे डी ए बाई डी टी और बी, जैसे डॉट ए और बी के बीच में था तो डॉट ए और बी के बीच में ही रहेगा, प्लस ए डॉट डी बी बाई डी टी। इसमें कंफर्टेबल है, यही आप करते आए हैं, बस वेक्टर लगा हुआ है और ऑर्डर हमने मेंटेन रखा है, हालांकि यहाँ पर ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। और डी बाई डी टी ए क्रॉस बी, इसमें ऑर्डर का मतलब रहेगा डी ए बाई डी टी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डी बी बाई डी टी। ये वाला स्पेशल है क्योंकि इसमें ऑर्डर का मतलब होता है। और इसके बाद कुछ और भी प्रोडक्ट आपको बता दे रहे हैं, जैसे ट्रिपल प्रोडक्ट आप करना चाहें तो डी बाई डी टी, मान लीजिए ये है आपका, ये कैपिटल ब्रैकेट बना रहे हैं ए बी सी, इस नोटेशन से आप अवेयर हैं ऑलरेडी? इस नोटेशन से अवेयर हैं? यस सर। ये क्या है? यस सर। ये ए डॉट बी क्रॉस सी है? हाँ हाँ, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, ए डॉट बी क्रॉस सी है। तो इसको आप एज इट इज करेंगे डी ए बाई डी टी बी सी प्लस ए डी बी बाई डी टी सी प्लस ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एज इट इज रहेगा ए बी डी सी बाई डी टी, ये उसी के फॉर्म में रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और ये सेम जो है वेक्टर में भी रहेगा, सेम ये वेक्टर में रहेगा। जैसे वेक्टर का मतलब क्या हुआ, डी बाई डी टी, अगर आप ये लिखते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर आपने ये लिखा हुआ है तो ये एज इट इज आप यहाँ पर डी, ये एक अलग ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, इससे ए क्रॉस बी क्रॉस सी को आप समझ सकें। ए लिख रहे हैं डी ए बाई डी टी क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस
dv बाई dt क्रॉस c प्लस a क्रॉस b क्रॉस dc बाई dt। ये तीनों थोड़ा स्पेशल टाइप के हैं। इसमें ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर रहे हैं। इसमें यही एक आपको स्पेशली याद रखना है कि आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल प्रिलिमिनरीज हैं कि वेक्टर को जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशिएशन का रूल वही है यूजुअल प्रोडक्ट का जो होता है। आप ये तीनों देख सकते हैं, बल्कि ये 3, 4, 5 चारों डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल चेंज नहीं किया है हमने। प्रोडक्ट रूल वही है जो पहले से आपने पढ़ रखा है। बस हमने आपको क्या समझाने की कोशिश की है कि जहां पर ऑर्डर मैटर करता है वहां ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। और जैसे डॉट या क्रॉस है तो डॉट या क्रॉस वेक्टर के बीच में लगे हुए हैं, वेक्टर के बीच में ही रहेंगे। अब वेक्टर के ही बीच में रहेंगे इसका क्या मतलब हुआ? जैसे आपने ये लिख दिया, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ये लेते हैं, डी बाई डी टी एक्स आर वन क्रॉस R2। R1 R2 मान लीजिए वेक्टर है, R1 और R2 मान लीजिए वेक्टर है। अब ये जो x है ये R1 में मल्टीप्लाई कर रखा है हमने, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये R1 में है या R2 में है या पूरे में है। इससे कोई फर्क पड़ता है? अलग से लिख दें, R1 क्रॉस R2 x। अब आप बताइए, तीन चीजें अलग अलग लिख दे रहे हैं, x R1 क्रॉस R2 और R1 क्रॉस x R2। इन तीनों में कोई फर्क है? क्यों नहीं है? क्योंकि स्केलर है। ये जो स्केलर x हमने लिखा हुआ है, R1 R2 तो वेक्टर है, ये जो स्केलर है ये इसकी पोजीशन मैटर ही नहीं करती है। ये कहीं पर भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जब इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो यही चीज जब हम बहुत हैंग करता है, ये हैंग ही कर रहा है लगातार। ये वन नोट एक्चुअली काम ही नहीं कर रहा है सही से, इसलिए हमने उसको बंद कर दिया है। क्या बता रहे थे वहां? हाँ, पोजीशन के बारे में बता रहे थे। तो ये आपको बता रहे थे कि मान लीजिए आपने ऐसा लिखा हुआ है कि d बाई डी टी x R1 क्रॉस R2, मान लीजिए ये आपने लिखा हुआ है। तो आप डिफरेंशिएट, अगर x कांस्टेंट नहीं है तो x भी डिफरेंशिएट होगा। हम ये यूजुअल r पोजीशन वेक्टर जो xi प्लस yj प्लस z के होता है वो नहीं ले रहे हैं, सिंपली एक एग्जांपल बता रहे हैं कि R1 एंड R2 आर एनी डिफरेंशिएबल वेक्टर्स। अगर x फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है, मान लीजिए x कोई फंक्शन है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे dx बाई dt और ये R1 क्रॉस R2 एज इट इज मेंटेन रहेगा। फिर आप क्या करेंगे, x तो ऐसे लिखा रहेगा, अब आप dr1 बाई dt क्रॉस R2 करेंगे, प्लस फिर x आपका ऐसे ही लिखा रहेगा और आप R1 क्रॉस dr2 बाई dt लिखेंगे। यहाँ कहीं भी वेक्टर का कोई मतलब नहीं है, ये सॉरी ये जो ब्रैकेट लगाए हैं इसका कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट सब यूजलेस है सिंपली। तो ये हमने कुल मिलाकर क्या शो करने की कोशिश की है कि ये जो x है उसका पोजीशन तो इमेटेरियल है, R1 R2 के बीच में क्रॉस रहना चाहिए क्योंकि ये दोनों वेक्टर हैं। तो आप डिफरेंशिएट जैसे भी करते जा रहे हैं, आपने ये dr1 बाई dt लिख दिया, लेकिन R1 और R2 के बीच में क्रॉस है, वैसे यहाँ भी R1 और R2 के बीच में क्रॉस है, तो ये क्रॉस की पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल डिफरेंशिएशन। अब आपको एक और चीजें याद दिलाते हैं जो आप पढ़कर आए होंगे, कंपोनेंट
component of a vector v in the direction of, screen clearly visible है क्या? Direction of Yes, sir. direction of a vector r is given by v dot r cap, where r cap, आप पता है कैप से हम लोग यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं। Yes, sir. ठीक है, कैप से हम लोग यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं। तो अगर एक वेक्टर आपको गिवन है v और एक डायरेक्शन गिवन है r, आपसे कह रहे हैं कि v का r के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, मींस फाइंड द कंपोनेंट ऑफ v इन द डायरेक्शन ऑफ r, देन इट विल बी v डॉट प्रोडक्ट विथ यूनिट वेक्टर ऑफ r। यूनिट वेक्टर ऑफ r आप निकालना जानते हैं, जो हमने अलग से लिख दिया है, उसको यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन वेक्टर भी बोलते हैं, सिंपली क्योंकि उसमें डायरेक्शन ही होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट इसीलिए बोलते हैं, इट कंटेन्स द डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड इज 1। तो ये होता है, उसको आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। इसमें मार्जिन इंसर्ट कर दें हम, तो डायरेक्ट कैसे समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए आपने x डायरेक्शन ले लिया, ये y, ये रेफरेंस डायरेक्शन होते हैं, डायरेक्शन तो कोई भी हो सकता है, तो जो उसको सेटिस्फाई करे डायरेक्शन की 90 डिग्री का डायरेक्शन ले रहे हैं तो 90 डिग्री पे होना चाहिए। मान लीजिए ये कोई वेक्टर है आपका, ये वेक्टर है और ये एंगल मान लीजिए थीटा है। तो वेक्टर अगर ना लिखें, वेक्टर अगर छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो आप इस v का x के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या लिखते हैं, v cos थीटा, और ये जो है इतना हो जाता है, ये o p q, मीन्स आप लिखते हैं o q इज इक्वल टू o p cos थीटा, लिखते हैं ना। तो यही अगर यही सेम चीज वेक्टर के लिए लिखें, वेक्टर के लिए लिखें, तो ये आपका x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, और ये मान लीजिए आपका वेक्टर v हो गया, और ये o है, ये पॉइंट p है, और इसको एज इट इज हम q ले लेते हैं। तो इसके डायरेक्शन में i यूनिट डायरेक्शन वेक्टर होगा, y के डायरेक्शन में j यूनिट डायरेक्शन वेक्टर होगा। तो आपको पता है, आप इसको अभी भी मैग्नीट्यूड के टर्म्स में यही लिखेंगे, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी कॉस थीटा। अगर ये थीटा है, अभी हमने वेक्टर नहीं किया, वेक्टर लगाया ही नहीं है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, आप ये यही लिखेंगे। लेकिन आप ये कंसीडर करिए कि अगर v बाई v निकाल लें और इसको हम कुछ लिख दें v कैप, तो v कैप इंटू आई, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, v कैप इंटू आई क्या हो जाएगा, हमारी आवाज नहीं आ रही, आई के डायरेक्शन में v कैप वो हमने समझाया उसको भूल जाइए, जो समझाया उसको भूल जाइए। ऐसे आप डॉट प्रोडक्ट का रूल तो जानते ही है ना, cos थीटा हो जाएगा। हाँ, cos थीटा हो जाएगा। बेसिकली ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू cos थीटा। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ v कैप तो 1 होगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, और आई कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो फाइनली ये cos थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज कि ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी, और सॉरी पीपी हो गया, ओ पी, और बाकी ये आपका
v डॉट आई, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्शन वेक्टर, इसीलिए हमने ये आपको समझाया ये कि किसी इसका कंपोनेंट अगर आप निकालना चाह रहे हैं किसी डायरेक्शन, किसी वेक्टर के डायरेक्शन में, तो उसके यूनिट प्रोडक्ट से डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। और यहाँ पर आपको ये लिखा है हमने, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर v इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r इज गिवन बाय v डॉट r कैप। अब वो चीज आप यहाँ पर देख लीजिए, OP क्या है, OP क्या है, v का मैग्नीट्यूड। फिगर को तब बता दीजिएगा। ओपी क्या है, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हाँ, बी का तो ये v मैग्नीट्यूड। हो गया, v हो गया। और v कैप क्या है, v बाई v, और i ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये v और ये v, इसको अलग कलर से कैंसिल कर दें, ये v और ये v तो कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ v डॉट आई कैप। आई कैप डायरेक्शन, जो भी x डायरेक्शन है, x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है ना। तो किसी भी डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट निकालने के लिए उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर सिर्फ चाहिए। तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर, कैसे सॉरी कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में कैसे निकालेंगे आगे जरूरत पड़ने पे। और अब जो है हम एक दो क्वेश्चन कर लें, मैं प्रॉपरली अपने इस पे आ जाए। ये वेक्टर वो प्रिलिमिनरी रिव्यू हमने किया है जो ऑलरेडी आप पढ़कर आए हैं, ये हमने कुछ नया अभी नहीं पढ़ाया है। हम यहाँ पर कुछ नया अभी पढ़ाएंगे भी नहीं, आज कुछ ऐसा स्पेशल नहीं पढ़ाएंगे। पहले एक दो क्वेश्चन लिख लें। हम सोच रहे हैं कि क्वेश्चन के लिए सीधे आपको किंडल से दिखाते हैं। आपको एक PDF भी हमने भेजा, आप लोगों को मिला क्या? यस सर। बहुत ही मुश्किल से संयोग से हासिल हुआ। उस दिन जो क्वेश्चन आपने पूछा था वो क्वेश्चन गलत था। किसने, जिसने भी पूछा था, अब हमें नाम तो ध्यान नहीं रहता किसने पूछा। वो दो क्वेश्चन जो पूछे थे मैक्सिमम वॉल्यूम वाले, एक ट्रंक था एक लॉग करके था, 9 और 10 करके, वो दोनों ही क्वेश्चन गलत थे क्योंकि उसमें मैक्सिमम निकालने के लिए कोई इंफॉर्मेशन है ही ऑलरेडी। उसमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे बिना कैलकुलस लगाए ही मैक्सिमा निकल आएगा, डायरेक्ट ही सोचकर, इसलिए वो क्वेश्चन गलत था। और एक क्वेश्चन एक दिन और एक बच्चे ने पूछा था, हमारी कोशिश रहती है कि बाय द वे कोई क्वेश्चन आपने पूछ लिया है हम उसको आगे पीछे जस्टिफाई जरूर कर दें। एक दिन एक बच्चे ने और क्वेश्चन पूछा था इंटीग्रेशन का, वो भी क्वेश्चन गलत था, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन, सॉरी वो क्वेश्चन गलत नहीं था, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है। हमने उसको बहुत लंबा इंटीग्रेट किया, फाइनली वो इंटीग्रेट होकर इतना ज्यादा लेंदी हो जाता है कि उसका सिंपल आंसर आना मुश्किल है। और ये अभी तक कोई और क्वेश्चन पेंडिंग नहीं है, यही 3 क्वेश्चन पेंडिंग थे जिनके आपको एक्सप्लेनेशन हमने अभी दे दिए हैं। ये आप देखिए यहाँ पर, इसको ले चलते हैं बढ़ाकर आगे। तो एग्जाम्पल 2 आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे। ये एग्जाम्पल 2 में कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग कर्व, ये कर्व गिवन है, वेयर t इज द टाइम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 2। तो आपको टेंजेंट के बारे में पता है, अगर r कोई वेक्टर फंक्शन है तो जब हम dr/dt, वेक्टर फंक्शन का मतलब ये कोई कर्व डिनोट कर रहा है, तो अगर हम dr/dt निकाल लें तो वो टेंजेंट हो जाएगा। इसको आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, एग्जाम्पल छोड़ दे रहे हैं तब तक के लिए हम, और नोट कर दे रहे हैं, लेट r इज इक्वल टू RT denote a curve. Number 1, tangent to this curve at a point T is
टी टी कैपिटल बना दे रहे हैं, टी टी इज इक्वल टू डी आर टी बाई डी टी। और नंबर 2 नॉर्मल टू दिस कर्व at a point T is NT is equal to D। यूनिट नॉर्मल लिख दे रहे हैं, नॉर्मल के बजाय, इसी की जरूरत लगती है। नंबर 2 यूनिट नॉर्मल दिस इज इक्वल टू, एंड यही लिख दे रहे हैं, टी कैप टी इज इक्वल टू टी टी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ टी टी, और देन डी टी कैप टी बाई डी टी। डिवाइडेड बाई, एक साथ पूरा आ जाएगा, डी मैग्नीट्यूड ऑफ डी टी कैप टी बाई डी टी। अब आपको खाली नॉर्मल अगर निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड नहीं करेंगे, अगर यूनिट नॉर्मल निकालना होगा तो ये पूरा फार्मूला होल्ड करेगा। इसी तरह से टेंजेंट में सबको दिख रहा है? Yes, sir. यस Yes, sir. Yes, अगर sir. आपको सिंपली टेंजेंट निकालना है तो ये टेंजेंट का फार्मूला है, डिफरेंशिएट कर दिए, टेंजेंट मिल गया। यूनिट टेंजेंट निकालना है तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको नॉर्मल निकालना है तो ये मैग्नीट्यूड से यहाँ डिवाइड मत करिए, नॉर्मल निकल आएगा। अगर आपको यूनिट नॉर्मल निकालना है तो ये आपका फार्मूला है ही। इस तरह से। और अब आप क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन में शायद ये कुछ पूछ रहा होगा, क्वेश्चन ये आपको दिख रहा होगा। अब आप हमें बताइए, अगर आपने नोट कर लिया है तो इसको समझा दें। चलिए नोट करते रहिए, देखते रहिए, तो दोनों क्वेश्चन और सलूशन आपको दिख ही रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग, एक कर्व दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट का मतलब आपको एक्सेलरेशन का टेंजेंट के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालना है। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि पहले आप एक्सेलरेशन निकालिए, फिर एक्सेलरेशन का टेंजेंट के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालिए। मीन्स आपको टेंजेंट भी चाहिए और एक्सेलरेशन भी चाहिए, फिर कंपोनेंट निकालेंगे। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. क्या क्या करें? यस सर। पहले तो देखिए कहानी क्या है, स्टोरी समझिए कि क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना कह रहा है कि एक्सीलरेशन का टेंजेंट के डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, मींस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, कहानी सिर्फ इतना है। लेकिन टेंजेंट के डायरेक्शन में अगर आपको कोई चीज कंपोनेंट निकालनी है तो पहले तो टेंजेंट का डायरेक्शन पता होना चाहिए, मींस टेंजेंट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो टेंजेंट ही निकालेंगे। तो स्मॉल टी यहाँ पर वेरिएबल है, इसलिए हम लोग टेंजेंट के लिए कैपिटल टी ही यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो वेक्टर गिवन है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या मिल गया? हमारे क्वेश्चन का आंसर देते रहिए तो बिना लिखे समझ जाएंगे। अगर डिफरेंशिएट कर दिया आर को तो क्या मिला? टेंजेंट। टेंजेंट मिल गया। अब टेंजेंट पर एक ये आगे t इज इक्वल टू 2 वेरिएबल की वैल्यू लिख रखी है, t इज इक्वल टू 2 वैल्यू रख दें तो न्यूमेरिकल टाइप में वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर मिल गया। यस सर। Yes, sir. Yes. Yes.
इस वेक्टर टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया, है ना। तो अब उस टेंजेंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट टेंजेंट मिल गया। यस यस उसको हमने टी कैप लिख दिया, उसको हमने टी कैप लिख दिया। अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन आपको पता है कि अगर ये जो लिखा हुआ है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, तो जैसे आप पाथ डिफाइन कर रहे हैं, जब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बेसिकली वो वेलोसिटी मिलती है, जिसको हम अभी टेंजेंट बोल रहे हैं। अगर हमें ये नहीं पता है कि ये पाथ है, मूविंग किसी पार्टिकल का पाथ है, तब हम उसको टेंजेंट बोलते रहते हैं यूजुअली। वेलोसिटी हर जगह टेंजेंशियली होगी। तो अभी ये वेलोसिटी मिल गई, अगर हमें एक्सीलरेशन चाहिए तो क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है ना। तो आप इसको dr/dt को फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्योंकि वेलोसिटी पूछ नहीं रहा है, इसलिए वेलोसिटी नाम आप लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई फर्क नहीं है, dr/dt लिख दिया और फिर आप dr/dt को फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, तब आपको एक्सीलरेशन मिल गया। एक्सीलरेशन मिला, इसमें t को वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो आपको a = 12y + 2j - 20 की ये पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्सीलरेशन मिल गया, एक्सीलरेशन वेक्टर, ठीक है ना। यस अब आपका जो हमने अभी लिखा था कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर v इन डायरेक्शन ऑफ r इज v डॉट r कैप, तो वही आपका ये हो गया, कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन डॉट टी कैप। यस सर। बोल भी नहीं रहा कोई। यस सर Yes. एक्सीलरेशन आपको मिला हुआ है, टी कैप आपने पहले से निकाल रखा है, तो ए डॉट टी कैप आपने कैलकुलेट कर लिया, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है जो आपने पहले से पढ़ रखा है, डॉट प्रोडक्ट आपने निकाल लिया, ये आया हुआ है। आप चाहें तो फिजिकली कैलकुलेट करें, आप चाहें तो ना कैलकुलेट करें। तो इसी क्वेश्चन को एक प्रीवियस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, और हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को छिपा के रखेंगे, जिससे आप खुद ही बताएं सोल्यूशन। आप लिखिए अपने कॉपी में और बोलकर हमें बताइए। तो ये क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x = t³ + 1, y = t² and z = 2t + 5, where t is time. Find the component of its velocity and acceleration at a time t = 1 in the direction, एक डायरेक्शन गिवन है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए पहले तो कर्व का पाथ डिफाइन करिए, जो एलिमेंट्री फॉर्म में दिया हुआ है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए। तो वेक्टर फॉर्म में हमारा पाथ क्या हो जाएगा, r = xi + yj + zk। यस नो बोलिए। Yes, sir. यस सर यस सर। तो x की वैल्यू आपको लिखी हुई है, y की वैल्यू लिखी हुई है, z की वैल्यू लिखी हुई है, तीनों आप x y z के जगह पर लिख दीजिए, तो सिंपली t के फॉर्म में सब कुछ आ गया। अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमें बोलकर सुनाइए। dx/dt। dr/dt. dx/dt नहीं होगी, dx/dt जो होगी वो वेलोसिटी कंपोनेंट डायरेक्शन होगी। हाँ, dr/dt आप निकाल लेंगे, 3t² i + 2tj + tk, सॉरी 2k आ जाएगा। यस Yes, sir. यस सर। Yes, sir. फिर क्या करेंगे आप, t तेज कर तो और रख देंगे। सर टी की वैल्यू धर दीजिएगा वहाँ पे। निकालेंगे। आपको क्या, सर 3i + 2j + 2k। ठीक है, 3i + 2j + 2k, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया। अब आपको एक्सीलरेशन बाद में इसी तरह एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा 60i + 2j। वही कंपोनेंट मिलेंगे, तीसरा 0 हो जाएगा, तो ये एक्सीलरेशन हो जाएगा। उसको भी t = 1 पे निकाल लेंगे। अब आपको करना क्या है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का कंपोनेंट हमें फाइंड करना है ये गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में।
तो इस गिवन वेक्टर को ए सपोज कर लीजिए, तो यूनिट वेक्टर ए क्या हो जाएगा? ए कैप, ए वेक्टर अपॉन हैं? ए, ए वेक्टर अपॉन ए, हैं? जो गिवन ए वेक्टर है वेक्टर इसका अपॉन यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड, कितना हो जाएगा? हाँ तो ए मैग्नीट्यूड वेक्टर अपॉन बोलिए। इसका मैग्नीट्यूड, ए अपॉन रूट 30 रूट 30, रूट 17, हाँ 17 रूट सर, रूट 70 448 और 970। तो आप ये वेक्टर को रूट 17 से डिवाइड कर दीजिए तो यूनिट वेक्टर मिल गया। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए एक्सीलरेशन और वेलोसिटी से, बस आपको रिक्वायर्ड कंपोनेंट मिल गए। देख लीजिए ये ठीक है। अच्छा, जो क्वेश्चन में गलत वेक्टर ले रखा है, आंसर मतलब गलत क्या, क्वेश्चन और आंसर में इन्होंने डिफरेंट वेक्टर ले रखा है, तो आपका आंसर इनके आंसर से मैच नहीं करेगा। इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक कर रखी है, क्वेश्चन में वेक्टर दूसरा है और इनके आंसर में वेक्टर दूसरा है, तो उससे आपको मैच करवाने की जरूरत भी नहीं है, आपको आंसर आना चाहिए। समझ गए क्वेश्चन? यस सर। यस सर, Yes, sir. ये हो गया। तो ठीक है, तो जैसे इनका 24/7 आया, ये आपका नहीं आएगा क्योंकि आपने 3i + 2j + 2k लिया है और इन्होंने मिसप्रिंट करके 3i + 2j + 6k लिया है। अगर आप यही ले लेंगे तो आपका भी यही आ जाएगा। तो ये था कि कैसे इसमें आगे बढ़ना है। और ये क्वेश्चन तो ये सिंपल प्रिलिमिनरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये इंटरमीडिएट में आप पढ़कर आए हैं, वही चीज़ें हैं। ये सिंपली आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ तक हमने बता दिया। ये आप देख रहे हैं, इसमें देख लीजिए, आप एग्जाम्पल 6 देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। स्टैटिक्स, डायनामिक्स, वेक्टर वगैरह सब आपने पढ़ा है। तो ये हो गए प्रिलिमिनरी चीजें। इसमें आगे आइए जहां से हमारा शुरू होता है। आप ये लिखा हुआ है, इस अगर फंक्शन के फॉर्म में नहीं है तो स्केलर वो कांस्टेंट वेक्टर हो गया, तो वही यहाँ पर डिफाइन किए, स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शन का मतलब वो वेक्टर ही नहीं है, सिंपल फंक्शन जो आप जानते हैं, sin x cos x x², tan x log x e⁻x, वो सब स्केलर फंक्शन है। और अगर उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, जैसे अभी हम लोगों ने लिखा है, तो वो वेक्टर फंक्शन है। अब आपको सबसे पहली चीज जो यहाँ पर बताएंगे, ये होती है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो वो आप यहाँ से नोट करिए, वेक्टर, थोड़ा और मोटा लें, ये सही है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो सिंपली ऑपरेटर तो आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे dy/dx है, आप dy/dx निकालते हैं तो उसमें dy/dx ऑपरेटर होता है। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर एज इट इज, उसका मीनिंग वही है जो होता है, बस इसमें वेक्टर और लग गया है। वेक्टर लगने का क्या मतलब हुआ कि x y j i j के तीनों डायरेक्शन में ये डिफरेंशिएट करेगा एक साथ में। तो इसको ऐसे लिखते हैं, और इसमें वेक्टर ऊपर से लगाते नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि ये वेक्टर ही है। दिस इज इक्वल टू i del x प्लस j del y प्लस k del z। ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। i डायरेक्शन में x से डिफरेंशिएट करेगा, j डायरेक्शन में y से, और k डायरेक्शन में z से। आप इसको i j और del x, तो इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि गलती से अगर आपने ये लिख दिया del x, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना?
तो मीनिंग ही बदल जाएगी। इसलिए आप इसको जैसा लिखा है वैसे ही लिखेंगे, आई बाई डेल एक्स। अब हमारे पास इस डेल को ऑपरेट करने के लिए जैसे सिंपली आप लिखते हैं डी बाई डी एक्स है, वाई एक्स मान लीजिए आपका फाई एक्स कोई फंक्शन है, तो आप डी बाई डी एक्स और फाई एक्स आपने लिख दिया। आवाज नहीं इससे- आती सर। हैं? आ रही है सर। आ रही है सर। तो ठीक है, अब मान लीजिए आपने ये लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स फाई एक्स, तो इसका मतलब आप जानते हैं ऑलरेडी, इसका क्या मतलब होता है कि ये फाई एक्स का डेरिवेटिव हो गया ना? यस सर। हाँ, तो अब अगर आप ये लिखना चाहते हैं डी बाई डी एक्स और ए एक्स, सो इसको एंड कर देते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? ax का डेरिवेटिव। हाँ, लेकिन एक्स क्या है? वेक्टर फंक्शन है, ठीक है ना? यस सर। ठीक है ना? यस सर। यस। नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताया करिए, समझ में आए तो भी बताया करिए, नहीं तो हम ऐसे तो रफली पढ़ाते चले, अब तक तो हम एक चैप्टर खत्म कर देते। अगर आपसे इंटरेक्टिव नहीं पढ़ाएंगे तब तो एक ही दिन में सब खत्म हो जाएगा एक एक चैप्टर। इसीलिए हम पूछते रहते हैं लेकिन आप लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। तो ये वेक्टर फंक्शन है, लेकिन अब इसमें डी बाई डी एक्स और एक्स के बीच में कोई डॉट या क्रॉस या ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि डी बाई डी एक्स के साथ में कोई वेक्टर नहीं है, ये स्केलर ऑपरेटर है। अब आप ये बताइए, क्या हम डेल ए एक्स डेल वी एक्स, वी मान लीजिए आपका ऐसा है, वी तो ऑलरेडी आप सपोज ही कर चुके हैं कि वी कोई वेक्टर फंक्शन है, उसके लिए ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी हम एक बार फिर से डिफाइन कर दे रहे हैं। हमारी स्क्रीन नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गई जो आपको दिख रही होगी, तो इस समय हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो हम आपको क्या बता रहे थे कि मान लीजिए v आपका कोई वेक्टर है, v1 x y z i प्लस v2 x y z j प्लस v3 x y z के v कोई वेक्टर है। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, डेल भी आपके सामने लिखा हुआ है, क्या आप डेल और v एक साथ ऐसे लिख देंगे, इसका कोई मीनिंग होगा? नो सर। नहीं सर। आप ए बी को, इस दो वेक्टर को एक साथ कैसे कैसे प्रोडक्ट में लिख सकते हैं? डॉट और क्रॉस। डॉट या या क्रॉस। डॉट से या तो ए डॉट बी और या तो ए क्रॉस बी। ए बी आप नहीं लिख सकते क्योंकि उसका कोई मीनिंग आपको नहीं बताया गया है। क्लियर? यस। तो एग्जैक्टली डेल क्या है? वेक्टर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर तो है ही, लेकिन बेसिकली वेक्टर के सेंस में क्या है? वेक्टर है। और v क्या है? वेक्टर है। तो डेल डॉट b आप नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर हैं, तो उसको या तो आपको डॉट प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा और या क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आप वही तरह से लिख सकते हैं, एक डेल डॉट v और इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v, और दूसरा आप लिख सकते हैं डेल क्रॉस v, इसको बोलते हैं कर्ल ऑफ वेक्टर v। तो यूजुअली वेक्टर साइलेंट कर जाते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ v और कर्ल ऑफ v, यही डायरेक्ट बोल देते हैं अक्सर। इसको इतना साइलेंट कर देते हैं तो सीधे बोल देते हैं डाइवर्जेंस ऑफ v कर्ल ऑफ v।
बाकी ये वेक्टर अंडरस्टूड है। अब मान लीजिए कि कोई स्केलर फंक्शन ले लें, स्केलर फंक्शन ले लें डेल और फाई एक्स वाई जेड। अब बताइए कि यहाँ पर भी कोई हमें डॉट या क्रॉस लगाने की जरूरत है? नो सर। नहीं है। क्यों? क्योंकि फाई वेक्टर है ही नहीं, है ना। तो इसको बोलते हैं GRADIENT, ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट ऑफ फाई, फाई मीन्स फाई एक्स वाई जेड, तो इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई एक्स वाई जेड। तो ये तीन चीजें हम पढ़ेंगे, नंबर 1 पर ये पढ़ेंगे, नंबर 2 पर ये पढ़ेंगे और नंबर 3 पर ये पढ़ेंगे। ग्रेडियंट ऑफ फाई, फिर डाइवर्जेंस ऑफ फाई, और फिर कर्ल ऑफ फाई, और फिर उसके बाद नंबर 4 पर इन सबको मिक्स करके पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट ऑफ फाई GRADIENT, ग्रेडियंट ऑफ फाई। फाई अगर लिख रहे हैं मीन्स स्केलर है, वेक्टर नहीं है। जब वेक्टर लिखना होगा तो उसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे, लेकिन यूजुअली हम लोग यहाँ पर साई फाई इसको वेक्टर नहीं लिखते हैं। VW इसको सबको हम यूजुअली वेक्टर लिखते रहते हैं। स्मॉल f स्मॉल g इसको जरूरत पड़ने पे वेक्टर और कांस्टेंट दोनों रखते हैं। XYZ यूजुअली वेरिएबल रहते हैं। R को यूजुअली वेक्टर लिखते हैं हम, R वेक्टर लगाकर। ये सब नोटेशन है, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ये कोई इंटरनेशनली अप्रूव्ड नोटेशन नहीं है। तो डेल V, डेल फाई, डेल फाई इसको कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई, और शॉर्ट में इसको ग्रेड फाई बोलते हैं। ग्रेड फाई, ग्रेड फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई को ही शॉर्ट में ग्रेड फाई बोलते हैं। अब ये ग्रेड फाई क्या हो जाएगा? ग्रेड की डेफिनेशन, डेल की डेफिनेशन लिख लीजिए, आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड और फाई। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका आई डेल फाई वाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड। तो ये हो गया कि आप ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, किसी फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे। अब ये सिंपली ये जो ग्रेडियंट होता है इसके कई सारे नाम यहाँ पर हम हैं। इसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। नंबर 2 रेट ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, और नॉर्मल वेक्टर to the surface phi x y z is equal to c। ये भी इसके नाम है, इस अलग अलग नाम से भी हम लोग निकालेंगे। तो अगर ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालने के लिए किसी क्वेश्चन में पूछ रहा है तो डेल फाई निकालेंगे, इसको डेल बोलते हैं। तो डेल फाई, ग्रेड फाई भी पढ़ते हैं, डेल फाई भी बोलते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालने के लिए कह रहा है तो डेल फाई निकालेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए कह रहा है तो भी डेल फाई निकालेंगे। अगर हम रेट मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, एक मिनट सर, एक मिनट, एक लाइन पूरी कर लें। अगर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए कह रहा है तो भी डेल फाई निकालेंगे। और अगर कोई सरफेस दिए फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी, उस सरफेस पर नॉर्मल निकालना है तो भी हम डेल फाई निकालेंगे।
ये 3 चीजें निकालनी है। अब इसको निकालने के लिए सिंपली एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद में कुछ आपको ऐसे डायरेक्ट दिखा देंगे। टाइम तो नहीं हो गया है, टाइम हो गया है तो आप लोगों को दूसरा क्लास अटेंड करना हो तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक नो मैच्योर। सर। कोई क्लास ठीक है, तो ठीक है, पढ़िए। ठीक है, तो हम एक आपको लाइव एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ phi is equal to x square y plus 3xy z plus z cube, find the directional derivative of phi at 1 1 1 in the direction of the vector r a लिख दें, of the vector 2i minus क्या कर देते हैं 3j और इसको ठीक है प्लस के अगर ये सिंप्लीफाई हो जाए क्या हो जाएगा 9 और 4 13 √3 कर दें हैं, चल ही नहीं रहा रूट फिर से नॉट रेस्पॉन्डिंग हो गया, बहुत प्रॉब्लम है। √3 के ठीक है, तो अब सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, डेल फाई निकालना है। तो आप निकालेंगे डेल फाई इज इक्वल टू आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड। इसका मतलब क्या हो गया, आई के साथ में आपने डेल फाई बाई डेल एक्स निकाला तो 2xy प्लस जे ब्रैकेट लगाइए चाहे ना लगाइए, ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है। जे के साथ में सॉरी ब्रैकेट इसीलिए लगाया था, अभी ये और चलेगा 2xy प्लस 3 प्लस 3yz, ये हो गया आई के साथ में, प्लस जे के साथ में आप डेल फाई बाई डेल वाई निकालेंगे, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3xz प्लस के साथ में आप डेल फाई बाई डेल जेड निकालेंगे, मीन्स 3xy प्लस 3z स्क्वायर। अब ये आपका डेल फाई निकला, डेल फाई की वैल्यू आपको 111 पे निकालनी है, तो डेल फाई एट 111, ये आपका 11 आपने रख दिया तो कैलकुलेट कर लिए 3 to 5 5i प्लस यहाँ 314 4j और प्लस यहाँ 336 6k, ये आपका हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये क्या हो गया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 111। अब आपको पूछ क्या रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर गिवन है, ठीक है ना। यस सर। लेट इसको पहले कुछ वेक्टर ले लीजिए, लेट a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस √3k। तो आप a कैप निकालेंगे, a कैप क्या हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस √3k बाई 4। वो उसी हिसाब से हमने कोफिशिएंट एडजस्ट कर दिए थे कि रूट ना है, ऊपर ही रूट ऑलरेडी है। 9 और 4
13 और 3 16। तो ये आपका ए कैप हो गया। अब आपको क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 1 1 1 इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप, यही निकालना है ना। Yes, sir. दिस इज इक्वल टू del phi डॉट ए कैप एंड, हाँ बोलिए, 5y प्लस 4j प्लस 6k डॉट प्रोडक्ट 2i माइनस 3j प्लस √3k डिवाइडेड बाई 4। और हमें लगता है आई डोंट नीड टू प्रोसीड फर्दर, यू नो हाउ टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। 5 इंटू 2 हो जाएगा, 4 इंटू माइनस 3 हो जाएगा, 6 इंटू √3 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 4। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, इसके sir. बाद एक दो क्वेश्चन, इसके बाद एक दो क्वेश्चन आप किंडल पर सीधे देखिए। ये बुक आपको दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप देखिए, ये देखिए एक फंक्शन दे रखा है, एग्जाम्पल 8 देखिए, एग्जाम्पल 8 एक फंक्शन दे रखा है और पूछा है कि फाइंड ग्रेड फाई एट 1 माइनस 2 माइनस 1। तो हमें लगता है कि इससे बेटर तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल 9 देखिए, u, v और w तीन फंक्शन दे रखे हैं। फिर कह रहा है कि प्रूव करिए ग्रेड u, ग्रेड v, ग्रेड w आर कोलिनियर कोप्लेनर वेक्टर्स। तो हमें लगता है कि तीन ग्रेड u वेक्टर हो जाएगा, ग्रेड v एक वेक्टर हो जाएगा और ग्रेड w तीसरा वेक्टर हो जाएगा। ये तीनों वेक्टर सामने आपके निकाले हुए दिख भी रहे हैं, प्लस हमने अभी जैसे निकाला है वैसे ही निकालेंगे, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप हमें ये बताइए कि तीन गिवन वेक्टर कोप्लेनर होने की कंडीशन क्या होती है? डिटरमिनेंट 0 होता है। यस, उनका कंपोनेंट वाइज हाँ कंपोनेंट का डिटरमिनेंट लिख लें, अगर वो 0 हो जाएगा तो कोप्लेनर है। तो आपने ग्रेड तो तीनों निकाल ही लिए, अब आप इसका ये डिटरमिनेंट आपने लिख लिया और डिटरमिनेंट जो है 0 आ ही जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे, अगर आ जाएगा तो कोप्लेनर है और नहीं आएगा तो कोप्लेनर नहीं है। क्लियर? तो ये है। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद जो है ये देखिए, फाइंड 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब एट द पॉइंट दिस। इतना हम लोग पहले कर चुके हैं। Yes, sir. फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ Yes, sir. फंक्शन एट सम पॉइंट, इतना कर चुके हैं। तो इतना तो हो जाएगा। Yes, sir. इसके Yes, बाद sir. क्या है, हाँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट निकल जाएगा। उसके बाद क्या है, उस डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में फाइंड करना है। किस डायरेक्शन में? ये एक कर्व दिया हुआ है, इस कर्व के टेंजेंट के डायरेक्शन में फाइंड करना है। तो कर्व क्या हुआ, r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। Yes, sir. Yes, sir. फिर उसको Yes, sir. डिफरेंशिएट कर दिया, dr बाई dt निकाल लिया, वो टेंजेंट हो गया। Yes, sir. Yes, sir. फिर t की वैल्यू π/4 पुट कर दी तो हमें पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट मिल गया। फिर टेंजेंट को यूनिट डायरेक्शन यूनिट उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट टेंजेंट निकाल लीजिए, ये आपका निकला। Yes, sir. ये आपका टेंजेंट वेक्टर निकला और उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ गया। अब आपको क्या करना है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर मिल गया, अब आपको क्या करना है इसके बाद? क्या करना है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंपोनेंट फाइंड करना है टेंजेंट के डायरेक्शन में। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंपोनेंट टेंजेंट के डायरेक्शन में फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना है,
डेल फाई का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट कर दें। So इसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे। जुड़े हैं, पहले तो हम ये देखें, मतलब 74 लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर पिक्चर देखने के लिए जुड़े हैं तो पिक्चर तो रिकॉर्डेड वीडियो में भी देखा जा सकता है। अगर आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है तो आपका हम अटेंडेंस थोड़ी लगा रहे हैं यहाँ कि ऑलरेडी बता चुके थे। पहले तो 160 170 लोग जुड़ते थे, फिर वो उनको लोगों को लगता था कि सर अटेंडेंस लगाएंगे। ऑनलाइन क्लास में क्या अटेंडेंस, आपको पढ़ना है तभी आप जुड़िए, नहीं पढ़ना है तो कोई हमारी तरफ से डंडा मार के आपको पढ़ाया नहीं जाता है। हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा समझाएं, यही हमारा एक एफर्ट है। बाकी समझना और रिस्पॉन्स करना आपकी अपनी बात है। तो क्या करेंगे हम इसमें, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंपोनेंट फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो हमारे पास अब दोनों चीजें हैं, टेंजेंट भी हो गई और डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी है, दोनों निकल गए। अब करना क्या है, और डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव और यूनिट टेंजेंट का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो अब ये देखिए लैंग्वेज खाली क्वेश्चन का देख लीजिए, कुछ भी नया नहीं है। फाइंड यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस दिस। देखिए जब सिंपली अगर हम एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर इतना ही लिख दें तो फंक्शन हो गया, और इतना इज इक्वल टू समथिंग लिख दिया तो ये सरफेस बन गई। तो क्या लिखा है, फाइंड यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस दिस एट -1 -2। तो क्या निकालना है, ग्रेड फाई, सब साइलेंट है। यूनिट नॉर्मल निकालने का मतलब क्या क्या निकालना है, पहले ग्रेड फाई निकाल लेंगे, उसके बाद से उसको उसके डायमेंशन से डिवाइड कर। हाँ सरफेस दी हुई है, उसको आप फाई सपोज कर लीजिए, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर, इसको फाई मान लीजिए। आपका मन हो तो आप 4 भी उसी साइड में -4 भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको फाई मान लीजिए, फिर आपने ग्रेड फाई निकाल दिया, वही नॉर्मल है, और फिर एक्स वाई जेड की पॉइंट पर वैल्यू रख दी और मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, यूनिट नॉर्मल मिल गया। यस सर। तो एग्जैक्टली सिर्फ वर्ड्स चेंज है, सिर्फ वर्डिंग चेंज है, करना आपको वही है जो ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके अलावा आप ये देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है सेम, इसमें भी कुछ नहीं करना है नया, और ये भी वही क्वेश्चन है। यहां पर बताइए, ये क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए जरा, सब लोग पढ़ लीजिए। पढ़ लिए? यस सर। इसमें कह रहा है, एक एक स्टेप समझिए, एक स्टेप समझिए। इसमें कह रहा है, पहले तो कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई का मतलब क्या हुआ कि डेल फाई फाइंड करनी है। इज इट ओके? यस सर। फिर फिर कह रहा है, अच्छा वो डेल फाई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करना है, 111 पे, तो 111 वैल्यू रख देंगे, तो रेट ऑफ चेंज मिल गया फाई का। अब क्या कह रहा है कि इस रेट ऑफ चेंज को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फाइंड करना है, कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज क्या है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, वो डायरेक्शन वेक्टर ही तो चाहिए। यस सर। यस सर। वो डायरेक्शन वेक्टर कहां से मिलेगा, नॉर्मल टू दी सरफेस। एक सरफेस दी है, उसके नॉर्मल के डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, सरफेस नॉर्मल निकालेंगे, मींस सरफेस का ग्रेड निकाल लेंगे। तो यस सर। हम चाहते हैं कि इसको लिखकर दिखाएं। आप हमें जरा ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, यहाँ पर देखिए लिख के बताते हैं, यहाँ पर लिख कर बताएंगे आपको। ये आपका फाई क्या लिखा है, एक्स वाई जेड। यस सर। फाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो आपने डेल फाई फाइंड कर लिया, तो आपका ये आई वाई जेड प्लस जे एक्स जेड प्लस के
एक्स वाई ये मिल गया। फिर 1 1 1 पर आपने जब इसको निकाला तब ये क्या मिल गया, आई प्लस जे प्लस के। एक काम खत्म हो गया। दूसरा आपको डायरेक्शन चाहिए तो आप साई ले लीजिए। साई इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस है वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर -3। ये साई ले लीजिए तो नॉर्मल टू साई दिस इज इक्वल टू 0। नॉर्मल टू साई इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, डेल साई, बल्कि इसको नाम दे दीजिए नॉर्मल टू साई इज इक्वल टू 0 एन इज इक्वल टू डेल साई। ठीक है, डेल साई ये आपका क्या हो गया, आई थोड़ा नीचे लिखते हैं, अगले लाइन में लिखते हैं नॉर्मल टू साई इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, एन दिस इज इक्वल टू आई, एक्स से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे, वाई से डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस के, जेड से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाई जेड स्क्वायर है तो आपका हो गया 2yz। और फिर एट 1 1 1 आप निकालेंगे तब ये नॉर्मल आपका क्या हो जाएगा, ये 2 1 3 3i प्लस 3j प्लस 4 नहीं 2k प्लस, ये नॉर्मल हो गया। ये आपका नॉर्मल निकल गया। नॉर्मल इसको आपने, एक काम ये भी हो गया। अब आपको यूनिट नॉर्मल चाहिए। यूनिट नॉर्मल मतलब हो गया n वेक्टर बाई n, दिस इज इक्वल टू 3i प्लस 3j प्लस 2k और √22 9 9 18 और 4 22 है ना। यस सर। ये हो, अब आपको, हाँ सर वहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, जहाँ पे नॉर्मल वेक्टर निकाले हैं जे कैप पे वाई आप जेड स्क्वायर नहीं लिखे हैं। 2yz होगा, कहाँ पर, एक्स स्क्वायर 2xy प्लस 2yz होगा। 2yz भी अच्छा तीसरे में सेकंड वाले में गलत हो गया ना। यस सर। हाँ सेकंड वाले में थोड़ा गलत हो गए, थैंक यू। तो सेकंड वाले में क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये प्लस 2yz नहीं, सिर्फ जेड स्क्वायर होगा, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर होगा तो प्लस के साथ में 2yz। ठीक, अब सही है। यस सर। यस सर। तो अब आप ये यहाँ पर एक चीज चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया। तो जब 4 हो जाएगा ये भी और नीचे चेंज हो जाएगा तो 20 कितना हो जाएगा, 16 और 9 25 और 4 29 है ना, √29 हो गया। तो ये आपने √29 लिख लिया इसको। अब आपको इस n के डायरेक्शन में ऊपर क्या निकालना था, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें, रेट ऑफ चेंज निकालना था, रेट ऑफ चेंज इन दिस डायरेक्शन। तो अब n के डायरेक्शन में आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो अब आप यहां पर लिखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ phi in the direction of n cap at 1 1 1 is equal to del phi dot n cap। और 1 1 1 ऑलरेडी अंडरस्टूड है तो ये आपका क्या आया, डेल फाई क्या आया, आई प्लस जे प्लस के आया। ये हो गया आई प्लस जे प्लस के और ये आपका हो गया 3i प्लस 4j
प्लस 2k डिवाइडेड बाई √29। बस आपका हो गया ये 3 + 4 + 2 बाई √29 इज इक्वल टू 9 बाई √29। तो ये आ गया आपका आंसर। तो एक ये हो गया तरीका कि आपको दो ग्रेडियंट एक साथ निकालने पड़े। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन, हम सिर्फ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिखाना चाह रहे हैं, बाकी एक क्वेश्चन बताने के बाद सब क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। बस इसके बाद और ग्रेडियंट ओवर करके डाइवर्जेंस पर अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पढ़िए एक बार अपने मन में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सरफेसेस गिवन है। एक सरफेस को हम फाई मान लें या φ1 मान लें, φ1 φ2 ले लेते हैं। तो एक सरफेस को φ1 ले लेते हैं, φ1 इज इक्वल टू x² + y² + z² इज इक्वल टू 9। दूसरी सरफेस को हम φ2 ले लेते हैं, φ2 इज इक्वल टू z - x² - y² इज इक्वल टू -3 कर लेते हैं। वेरिएबल सब एक तरफ कर लीजिए, कांस्टेंट कहीं भी रहे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि कांस्टेंट डिफरेंशिएट होने में 0 हो जाते हैं। तो दो सरफेसेस हमने ले लिए। अब ये क्या कह रहा है कि पर्टिकुलर एक पॉइंट पे उन दो सरफेसेस के बीच की एंगल क्या है। तो आपको बता दें कि किसी दो सरफेस के बीच में जो एंगल होगी वो कैसे निकालते हैं, उनके टेंजेंट नॉर्मल के बीच में। हाँ नॉर्मल के बीच पहले तो पहले तो टेंजेंट ही आपको जानकारी होगी, इसीलिए हमने टेंजेंट बोल दिया। उनके टेंजेंट के बीच में जो एंगल होती है वो एक्चुअली एंगल होती है, लेकिन जो एंगल टेंजेंट के बीच में होगी वही सेम एंगल नॉर्मल के बीच में भी होगी, क्योंकि 90 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में। तो दोनों के नॉर्मल की एंगल निकाल लें। तो एक का फाई निकाल लिया, φ1 del φ1 इसको n1 बोल दिया, del φ2 इसको n2 बोल दिया, फिर n1 डॉट n2 इज इक्वल टू n1 n2 cos थीटा आपको निकल गया। ओके यस यस सर। सर। तो ये हो गया। यस सर। ये तो ये देखिए ये क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को कहाँ गया, ज्यादा काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर कर दे रहे हैं जानबूझकर, इससे थोड़ा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। इससे जितना ही क्वेश्चन इधर कवर कर लेंगे उतना ही डाइवर्जेंस और कर्ल में आसानी हो जाएगी। इसको अपने मन में पढ़िए एक बार। तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए एग्जैक्टली वही है। 1/r का डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, मींस 1/r का ग्रेड फाइंड करना है, ग्रेड 1/r। फिर r इज इक्वल टू x i + yj + zk के डायरेक्शन में फाइंड करना है, मींस उसका यूनिट वेक्टर ले लेंगे, है ना। तो अब इसमें 1/r क्या है, जब r गिवन है तो 1/r क्या है, r इज इक्वल टू xi + yj + zk। तो r क्या हो जाएगा, √x² + y² + z²। हाँ, √(x² + y² + z²) उसको 1/r कर दीजिए। तो 1/r जैसे आप डिफरेंशिएशन इसमें देख रहे हैं, इतना मेहनत करने की जरूरत है नहीं। तो आप जरा 10-15 सेकंड का टाइम दीजिए, एक घूंट पानी पी लें, बोलते बोलते प्यास लग जाती है। और फिर हम आपको इसको बता रहे हैं, तब तक आप लोग करिए डिफरेंशिएट, हम अभी आपको शॉर्ट में डिफरेंशिएट करना बताते हैं। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हम इसको यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। आपने किया है कोशिश इतनी देर में? ये क्या मांग रहा है, ये मांग रहा है डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ 1/r इन दी डायरेक्शन ऑफ r इज इक्वल टू xi + yj + zk। तो सबसे पहले तो आपको r मिल गया √(x² + y² + z²। r आप ये कह सकते हैं r² इज इक्वल टू x² +
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आपको ये निकालना है डेल 1/r, तो ये हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स 1/r प्लस जे डेल बाई डेल वाई 1/r प्लस के डेल बाई डेल जेड 1/r। अब यहाँ एक को डिफ्रेंशिएट करते हैं, बाकी सब उसी तरह से निकल जाएगा। where del by del x 1/r is equal to minus 1/r स्क्वायर del r by del x। क्या इसमें किसी को हमें समझाने की जरूरत है? नो सर। नहीं जरूरत है ना, ये चेन रूल, सर आ गया। ये चेन रूल हो गया। तो अब आपको Yes, डेल आर बाई डेल एक्स की जरूरत है। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम आपको करके दिखाया था कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके दिखाया था। तो आप आर डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 2x मीन्स डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू x बाई आर। इसी तरह से डेल आर बाई डेल वाई इज इक्वल टू वाई बाई आर एंड डेल आर बाई डेल जेड इज इक्वल टू जेड बाई आर। तो आप इसको यहां पर पुट कर दीजिए, तो क्या मिल गया ये, दिस इज इक्वल टू -1/r स्क्वायर एक्स बाई आर मीन्स -x/r³। तो आपको 1/r दिस इज इक्वल टू आई -x/r³ प्लस j -y/r³। एग्जैक्टली सब वैसे ही चलेंगे, प्लस k -z/r³। कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो फाइनली आपको 1/r³ माइनस 1/r³ कॉमन लेना है। तो फिर आपको ix प्लस jy प्लस kz मिल गया, और ये वेक्टर ही है तो -r वेक्टर बाई r³। ये मिल गया आपको डेल 1/r, ये मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बाकी जो भी कह रहा है वो आप निकालने के लिए खुद ही कैपेबल है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल गया, इस r के डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट निकालना है, मीन्स यूनिट वेक्टर r से इसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। इसको बताने की जरूरत है? नो सर। नहीं है, नहीं है। डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है, सिंपली ये करना है, उसको हम अलग कलर से कर दे रहे हैं। आपको ये करना है डेल 1/r डॉट r कैप, इसका मतलब हो गया माइनस r वेक्टर बाई r³, और r कैप मीन्स r वेक्टर बाई r। दिस इज इक्वल टू माइनस r स्क्वायर बाई r⁴ मीन्स -1/r²। आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। तो ये एक वैरायटी थी, इसलिए हमने सिंपली बता दिया लिखकर। जहां पर हमें लगता है कि लिखने की जरूरत है वहां लिख देते हैं, अदरवाइज तो ये सिंपल सी चीजें हैं। तो ये यहाँ पर लेक्चर आज का यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब इसके बाद कोई भी वैरायटी स्पेशल नहीं है जो हमें दिख रही हो इस चैप्टर में। और अगले लेक्चर में हम लोग कर्ल और ग्रेडियंट दोनों एक साथ स्टार्ट करेंगे, सॉरी कर्ल और डाइवर्जेंस, ठीक है।